नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 0 to 1 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि स्टेज 1 जूनियर असिस्टेंट एंड सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का कि उसको किस तरीके से अप्रोच करें, कैसे करें, उसके बारे में बता दीजिए। तो मैं आप लोगों को कोशिश करने जा रहा हूँ कि जो मुझे लगता है कि अगर आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आपका जो है एक हद तक काम बन जाएगा। ठीक है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, वीडियो तो अभी ऑन हुआ है ये, लेकिन मैं पिछले 1.5 घंटे से 2 घंटे से यही सोच रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आपको जो है इसको इस तरीके से बताऊँ कि चीज़ें सारी कवर कर पाऊँ और आपकी क्वेरीज को आंसर कर पाऊँ। और एक निगेटिविटी ये भी होती है कि जब हम आंसर करते हैं इन सब चीज़ों के ना, तो पीछे की मेहनत नहीं दिख पाती है कि मैंने क्या किया, कितनी देर सोचा या फिर क्या मतलब बेसिकली क्या प्लान किया। और बताने के दौरान वो जो जो चीज़ सोचने में और प्लान करने में घंटों लग जाता है, बताने में 5 मिनट 10 मिनट में हो जाता है काम। खैर, काम तो करना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी ली है तो उठानी पड़ेगी। फिर हम शुरू करते हैं। देखो, हम लोग बात करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, पहली बात ये है कि जूनियर असिस्टेंट की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का उस पिछली बार उसका पेपर भी पहले हुआ था, इसलिए हम लोग जो है जूनियर असिस्टेंट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है मेरा पेपर जो मैंने दिया था पिछले साल वाला। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि 2 घंटे का पेपर है और 100 क्वेश्चन है। ठीक है, एक पिछला वीडियो जो रिसेंट में मैंने डाला है जिसमें मैंने बताया है कि किस व्यक्ति को, किस पर्सन को ये पेपर भरने चाहिए, सीबीएसई सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट वाला पेपर किसको भरना चाहिए। तो उसका मोटा मोटा आंसर ये है कि हर एक व्यक्ति जो जो मतलब बेसिकली इस महंगी सी फीस को अफोर्ड कर सकता है या सहन कर सकता है, मैं कहूँगा, क्योंकि इतनी महंगी और वो भरना तो चाहिए उसको। तो जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है या सहन कर सकता है इतनी महंगी फीस, उस हर एक पर्सन को ये एग्ज़ाम भरना चाहिए। अब हम लोग वापस आते हैं। 2 घंटे 100 क्वेश्चन, इसका कट ऑफ हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कितना, आपको नियर अबाउट 75 क्वेश्चन करेक्ट करने। 75 करेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि अगर आप जो है 90 के आसपास अटेम्प्ट करें, 90 या 95, और आपके ज़्यादा गलत ना होने पाए, ठीक है, तो जो है संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। तो मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ एक बात, जो पेपर होगा तो होता रहेगा। इस बार सीटें उतनी ज़्यादा नहीं जितनी पिछली बार थी। पिछली बार सीबीएसई सुपरिटेंडेंट में 142 सीटें थी, इस बार कम है, और जूनियर असिस्टेंट में भी सीटें कम है। लेकिन सीटें कम है तो हमें डरना भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम डर गए, हम तो भरेंगे ही नहीं या हम तैयारी नहीं करेंगे। बस ध्यान रखना है कि जो गलतियां हैं उनको नहीं करना है, प्रयास करना है कि गलतियां नहीं करना है। अब मैं बताता चलूंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती है। ठीक है, देखो, सारा खाका जो है उन्होंने शुरू में ही ये बता देते हैं। लगभग सारे पेपरों में ये होता है कि वो बता देते हैं कि पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें। पहला इसका जो सिलेबस का पॉइंट है वो क्या है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल एनवायरनमेंट, अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट। तो बेसिकली इन्होंने ये सारी चीज़ें कवर करी हैं। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैं अपने सारे रिप्लाईज में या फिर कोई व्यक्ति मुझसे पूछता तो मैं बता देता हूँ कि बुक्स करो या फिर एक प्रोसेस के माध्यम से करो तब काम बन पाएगा। लेकिन मैं खुद करता हूँ, और अब आप अगर आप करेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि वो प्रक्रिया बहुत ही मेहनत डिमांड करती है। बहुत कठिन प्रक्रिया है वो, मेहनत डिमांड करती है वो। और आप दिन लगा देंगे, 15-15 दिन, और फिर भी आप एक सब्जेक्ट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम में स्लाइट वेरिएशन है, बहुत मोटा मोटा वेरिएशन नहीं है, बस छोटा वेरिएशन है। जैसे ये जूनियर असिस्टेंट लो लेवल का एग्ज़ाम है, इन दैट सेंस कि लेवल 2 का ये है। ठीक है, तो लेवल 2 के हिसाब से इन्होंने क्या किया है, ये अगर आप सारे सब्जेक्ट ना भी पढ़ कर जाएंगे, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, उनको सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से ना भी पढ़ के जाएं, तब भी आप इस पेपर को कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नहीं पढ़िएगा, पढ़िएगा, क्योंकि उस वाले एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर आपका काम चल सकता है क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछ रहे हैं। उन्होंने सारे जो जीएस के सब्जेक्ट हैं, उन्होंने करंट अफेयर्स के साथ क्लब कर दिए हैं।
इस वजह से आपका काम चल सकता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान नहीं रखना है। देखो, पहला मैं इंस्ट्रक्शन देते चल रहा हूँ, आप में से जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उद्देश्य, प्योर उद्देश्य मैं बता रहा हूँ, मेरा प्योर उद्देश्य है आप लोगों की हेल्प करना, गाइड करना, ठीक है। अब मैं जो भी पूछे हैं आप लोगों ने क्वेश्चंस में, हर रिप्लाई में लगभग बोला हूँ कि दिसंबर खत्म होने से पहले करंट अफेयर्स कर डालो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि भाई जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना और आपका करंट अफेयर्स मजबूत होगा तो एक अलग सा आपका कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि भाई 30 क्वेश्चन में जब मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगा ना, तो 22 से 25 क्वेश्चन बना के आऊँगा मैं। ऐसा वाला कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप एग्ज़ाम होने के पहले, जैसे मान लेते हैं एग्ज़ाम अभी जो है 2.5 महीने बाद होगा, या 2 ढाई महीने जब भी हो, मुझे नहीं पता कब होगा। तो वो उस एग्ज़ाम आने से पहले आप पहले से मजबूत हो कि ये जो 2025 है वो आपके टिप में हो, आप कवर कर लो उसको फटाफट। वहाँ पे वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, शुरू करो। हम लोग पहला वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स वाला। अब मैं ये भी बताते चल दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। हर चीज़ की मैं अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरा भी बहुत सारा टाइम इसमें खर्च होता है। देखो इसमें क्या है, करंट अफेयर्स, जीएस, एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इन 30 क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने दे दिया जनरल इलेक्शन का, ठीक है। तो पिछले, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, अगर आप सोचते हैं कि मैं बेसिकली तैयार कर लूँ चीज़ें, तो मैं बोलूँगा आपको कि पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़िए और धीरे धीरे सारा पढ़ डालिए, और जहाँ पर ये इलेक्शन वाला टॉपिक आएगा उस इलेक्शन वाले टॉपिक में जो बारीकियाँ हैं उन सबको भी पढ़िए। ये मैं उस सेंस में बता रहा हूँ कि अगर आपको तैयार करना है सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम ही पास करना है, शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट के रूप में मैं आपको बस यही बताऊँगा कि जो फेमस चीज़ें हैं हर एक सब्जेक्ट की, वो आप पढ़ सकते हैं। हालाँकि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ ये चीज़, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ये एग्ज़ाम चला जाएगा तो दूसरा कोई एग्ज़ाम आएगा नहीं। आपने देखा नहीं होगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाली हुई है, आरओ हाई कोर्ट की पोस्ट आने वाली है, अनुभाग अधिकारी, आरओ अधिकारी, एआरओ अधिकारी। तो ये आपकी जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ कवर कर डालो, प्रॉपरली कवर कर डालो, ठीक है। खैर छोड़ो, इधर पे देखो। अब ये 5th जनरल इलेक्शन के बारे में पूछा हुआ है। अब इसकी ब्यूटी समझो क्या है कि अब मैं आपको प्रक्रिया बता दे रहा हूँ कि आप करोगे कैसे। देखो, अगर आप पहले, अगर आप इसको एक प्रोसेस से करते हैं, प्रोसेस के माध्यम से, मतलब पॉलिटी वाली बुक खोली और जो है उसको रीड किया, उसके की पॉइंट्स, या फिर ज़रूरी नहीं कि लक्ष्मीकांत पढ़ें, लक्ष्मीकांत बहुत मोटी किताब है, बहुत मेहनत लगती है। आप लूसेंट भी कर सकते हैं, कोई भी किताब करिए जिसमें जो है बेसिकली कुछ आपको सेंस ऑफ कवरेज महसूस हो और आप चीज़ें कुछ कवर कर लें, टॉपिक्स कवर हो उसमें, ठीक है। कोई भी किताब कर सकते हो। मान लेते हैं आपने पॉलिटी कर लिया, ठीक है। अब जनरल इलेक्शन वाले की ब्यूटी देखो कि अगर इसके नोट्स बनाए हुए होंगे कि जनरल इलेक्शंस के ईयर कौन कौन से हैं, तो अभी मैं एक पेपर देकर आया हूँ, कौन सा, एलटी ग्रेड का पेपर, उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा शॉर्टली। एलटी ग्रेड के पेपर में उन्होंने क्या पूछा कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ वो कितने फेज में हुआ। है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, लेकिन है वो इसी टॉपिक से, समझ रहे हैं आप। इसलिए जब आप नोट्स बना रहे हैं, जब आप प्रोसेस से पढ़ रहे हैं ना, तो आप जो है इस तरीके से छोटी छोटी बारीक बारीक से नोट्स बना लीजिएगा। जब जैसे देखो, एक तरीका ये होगा कि आप बुक से पढ़ लीजिए या फिर किसी दूसरे से पढ़ लीजिए, किसी से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। वहाँ से पढ़िए, उसको जल्दी से पढ़ डालिए, और जब यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो एमसीक्यू का आंसर जानने की बजाय, जैसे मान लेते हैं ये जो है क्वेश्चन, ये स्टैटिक वाले पोर्शन से है, ठीक है। अब स्टैटिक वाले पोर्शन से है तो आप क्या करना, अपने नोट्स में एक बार तो आप पढ़ चुके हैं बुक से, लूसेंट वाली हो सकती है या फिर लक्ष्मीकांत हो सकती है, कोई भी बुक्स हो सकती है, या किसी के कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं वो। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे या कोई भी पेपर पढ़ेंगे, अब जैसे जनरल इलेक्शन आ गया तो वापस गए वहाँ पर ईयर्स लिख लिए सारे, ठीक है, छोटे छोटे लिख लिए किसी तरीके से कि पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, ठीक। तो अब वहाँ पर देखो जाके कि तुमने 5th वाला लिखा है कि नहीं लिखा है, ऑब्वियसली लिखा होगा, फटाक से कर लोगे। इस तरीके से जो है यहाँ से सप्लीमेंट करते जाओ अपना, वो मेन आपका प्रोसेस वाला रहेगा। प्रोसेस इज मेन थिंग। प्रोसेस के लिए लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हो या लूसेंट फॉलो कर सकते हो। जब वो कर लोगे, या साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, उसके बाद ये जब चीज़ें सॉल्व करोगे, सिर्फ यही पेपर नहीं, कोई भी पेपर, जैसे एलटी ग्रेड पेपर, ईपीएफओ पेपर, देन सीबीएसई पेपर, कोई भी पेपर, उन सब पेपरों में चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाती हैं। अब फिर देखो कि क्वेश्चन आया तो वहाँ पर कहाँ पे मिला मुझे जाकर,
ये बैक एंड फोर्थ ये जो प्रक्रिया है ना, ये आप करोगे थोड़ी सी नहीं, मेहनत तो मजे की लगेगी शुरू में। अगर आपने नहीं कर रखा है ऐसा तो मेहनत बहुत लगेगी, पर आपको सच में फायदा होगा इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है। ये जूनियर असिस्टेंट की बात करें कि हम जूनियर असिस्टेंट क्रैक कैसे कर सकते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जो है करंट अफेयर्स आप तैयार कर डालिए दिसंबर खत्म होने से पहले। जो ये 2025 का करंट अफेयर्स है, आज कितनी तारीख है? आज शायद से 7 तारीख है। 8, 12, 8, 22 दिन है यार। 22 दिन में अगर आप एक महीने का करने के लिए जो है 11 दूना 22, 2 दिन भी लेंगे, है ना, मतलब 3 4 4 घंटे कर लेंगे, बड़े बड़े वीडियो देख लो, कैसे भी करो, एक बार आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैंने ये कवर कर लिया है, उतना कर डालो बिल्कुल, कि करंट अफेयर का जो है बर्डन खत्म हो जाए। ठीक है, करंट अफेयर का बर्डन मान लेते हैं खत्म हो गया। अब देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते जाएंगे जो आपको मान लेते हैं आते रहेंगे या नहीं आते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछा हुआ है, मैं एक चीज कुछ चीज़ें और बताता जाऊंगा। जैसे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, अब चूंकि जूनियर असिस्टेंट लेवल का है तो इसमें इन्होंने सिर्फ वो पूछ लिए, स्टेट्स पूछ लिए, लेकिन सुपरिटेंडेंट वाला होता तो उसमें वो क्या पूछते, वो पूछते कि इसके पैरामीटर्स क्या है। अभी ईपीएफओ का पेपर हुआ है, पता नहीं ये वाला क्वेश्चन था कि कौन सा था, नहीं कोई दूसरा था, यही था क्या, शायद से यही था, आप देखना एक बार जाके। ईपीएफओ के पेपर में उन्होंने क्या पूछा हुआ है, इसके पैरामीटर्स पूछे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, जब मैंने इस टॉपिक के नोट्स बनाए, वो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स वाला अपने लिए, तो मैंने क्या क्या बनाया, मैंने ये चीज़ें ढूंढ करके निकाली। एक तो आप जब यूट्यूब से देख रहे होगे तो वो क्या करेगा, वो बता देगा, शायद वहीं पर वो बता दे, ज़्यादातर लोग अब बताने लगे हैं तो वहीं पे बता देगा, तो वहीं से नोट कर लेना। नहीं भी बताए ना, जैसे कई दफ़ा नहीं बताते हैं क्योंकि इतनी जानकारी कौन देता है भाई, नहीं दे पाते हैं लोग। तो तुमको क्या करना है, तुमको बस इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे मैं यूपी का हूँ तो यूपी के मेरे और भी एग्जाम्स होते रहते हैं, तो मुझे ध्यान रखना है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में यूपी कहाँ पे। ठीक है, तो 7वें नंबर पे था शायद से, 7वें नंबर पे यूपी दिखाई पड़ गया, और यूपी फ्रंट रनर कैटेगरी में। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस रिपोर्ट में से मैं अपने स्टेट का ढूंढूं और ये सब एक्स्ट्रा जानकारी निकालूं। अब देखो, और तुम्हें दिखाता हूँ मैं। अब देखो, इसमें ये सब तमाम सारी बातें लिखी हुई हैं, ऐसा लगेगा कि भाई ये तो क्या है, नहीं याद कर सकते, ऑब्वियसली नहीं याद कर सकते हैं। पर ऊपर ध्यान से देखो, इसमें ऊपर वो पैरामीटर लिखे हुए हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। ये वो पैरामीटर हैं जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के अंतर्गत जो है, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। अब ज़्यादातर जगह पे वो कई दफ़ा नहीं भी बताते हैं वो लोग, उन्होंने क्वेश्चन दूसरे टाइप का फ्रेम कर दिया एमसीक्यू वालों ने। तो एमसीक्यू उन्होंने फ्रेम कर दिया कि सीक्वेंस बता दो स्टेट्स का, तो शुरू के 3 स्टेट उन्होंने बता दिए कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, और हो सकता है 2 और बता दें, लेकिन वो ये 5 पैरामीटर नहीं बताएंगे आपको। समझ रहे हैं आप? आपको बस यही आइडेंटिफाई करना है जब करंट अफेयर कर रहे हो, कौन सी चीज़ ऐसी है दमदार, जैसे कि नीति आयोग की रिपोर्ट हो गई या कोई ऐसी इंडेक्स हो गई जो सरकार पब्लिश करती है ना? जैसे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे करके कुछ जो मिल जाए उसके ऊपर एक्स्ट्रा थोड़ी सी मेहनत करो। अब ये पाँचों मुझे मिले, मुझे आप समझ नहीं पाओगे कि इसका कितना फ़ायदा हुआ मुझे। एक तो इसका यहाँ फ़ायदा हुआ, दूसरा ईपीएफओ में डायरेक्ट क्वेश्चन आया इसके ऊपर, तीसरा ये क्वेश्चन इस तरीके का शायद से मेंस में भी आया था, एग्जैक्ट नहीं याद है पर आया था कहीं पे। तो उतनी मेहनत मैंने वहाँ करी तो उसका मुझे 3 जगह फ़ायदा मिला इसका। तो इस तरीके से फ़ायदा मिलता है और इस तरीके से आप पढ़ाई करिए। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग। अब देखो, ये हम लोग अभी 30 क्वेश्चन नहीं कर पाए। ठीक है, अभी देखो 30 क्वेश्चन में करंट अफेयर देगा, वो ज्योग्राफी देगा, पॉलिटी देगा, सारी चीज़ें देगा, बट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। जैसे परमानेंट विंड के बारे में पूछा हुआ है, परमानेंट विंड कौन सी है। ठीक है, तो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो या नॉलेज यूज़ कर सकते हो, किसी तरीके से करना है इसको। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि इस पेपर को स्कोर कैसे करना है, क्रैक कैसे करना है। तो क्रैक करने के लिए आपको करंट अफेयर रट डालनी है पूरी, करंट अफेयर का हिस्सा खत्म। अब मैंने आपको बता के रखा कि प्रोसेस वाइज स्टडी करनी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट वाइज जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो ये विंड्स वगैरह टॉपिक्स उसमें मेंशन रहते हैं, तो वहाँ से वो टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको करते हैं। अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप कर नहीं पाओगे, तो चूंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा नहीं है तो ये वाला रिस्क अवॉइड करना, मैं साथ साथ में बताते चल रहा हूँ, क्योंकि बाद वाला इंतजार करना अच्छी बात नहीं है। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि छोटी छोटी बातों में बार बार वीडियो बनाऊं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, वैकेंसी कम है, हमें अपना चांस कैसे मैक्सिमाइज करना है, चांस ऐसे मैक्सिमाइज करना है, एक्यूरेसी बढ़ाओ, एक्यूरेसी अच्छी रखो, और
चीज़ें यहाँ से करके जाओ, पहले से छोड़ के ना जाओ ज़्यादा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसको, अब यहाँ पर तुक्केबाजी करने से बचना है बिल्कुल आपको, समझ रहे हैं आप? क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो है 75 के आसपास जो है आपको क्रैक करना पड़ेगा। 75 70 के ऊपर तो डेफिनेटली आपके सही होने चाहिए, 70 सही होने चाहिए, जब आपका जो है चांस बन पाएगा। 70 सही कब होंगे? जब मिनिमाइज करोगे अपनी एरर। अब हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, मान लो नहीं आता, तो इसको छूना नहीं है आपको, समझ रहे हैं आप? उसमें टेम्पटेशन होगा, बारी कर देते हैं यार, 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा सही होने पे, गलत होने पे 1 ही नंबर जाएगा, लेकिन वो जब नुकसान होता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर उसमें ये क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है? इस तरीके से। अब देखो, विजय हजारे ट्रॉफी आ गया ये, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी, पहला आप तो स्टडी करेंगे अपनी बुक से, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व, अब देखो किसी ने मुझसे पूछा अभी कि चैट पे कौन से मॉक देने चाहिए। मैं मॉक क्यों नहीं देता हूँ? मैं मॉक इसीलिए नहीं देता हूँ भाई, हालांकि देने चाहिए, मैं आप लोगों के लिए नहीं कहूँगा कि मत दो, मैं नहीं देता हूँ, पर मैं क्यों नहीं देता हूँ उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे पेपर में आएगा, मान लेते हैं विजय हजारे ट्रॉफी आ जाएगा, जहाँ पर भी मैं मॉक दे रहा हूँ, तो मैं विजय हजारे ट्रॉफी का आंसर मार्क कर दूंगा, कोई स्टेट, मतलब जो भी आंसर है इसका। लेकिन जब मैं खुद के लिए पढ़ाई कर रहा होता हूँ बिना मॉक वाली, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ता हूँ फिर कि इसने कर्नाटका ने जीता या फिर विदर्भ ने जीता। मैं फिर क्या करूँगा, ये जो ट्रॉफी है ना, ये क्वेश्चन की कैटेगरी है ट्रॉफी वाली, तो तुमको क्या करना है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं। डूरेंट कप पूछा जाता है, विजय हजारे ट्रॉफी पूछा जाता है, हाँ, और भी तमाम जो भी पूछे जाते हैं, उसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लो। शुरू में मेहनत लगेगी, वो मेहनत में मैं मिनिमाइज करवा सकता हूँ। एक्चुअली आपके पास इतने सारे टूल्स हैं, क्वेरी डालो आप कि एक तो मेरा ज़्यादा बोलता हूँ तो गले में प्रॉब्लम हो जाती है। आप तुरंत एआई के पास जाओ, और वो एआई जो सारे जवाब सही नहीं देता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन फिर भी हेल्प करता है। एआई के पास जा करके उससे पूछो कि इस तरीके के क्वेश्चन बाकी दूसरे स्पोर्ट्स की मुझे लिस्ट दे दो जो पूछे जाते हैं एमसीक्यू, वो तुमको एक छोटी सी लिस्ट दे देगा। उसमें से तुम छांट लो कि तुम्हारे हिसाब से वैल्यूएबल कौन से हैं। जैसे डूरेंट कप वैल्यूएबल है, विजय हजारे हो गया, हाँ, और कोई दिमाग में क्यों नहीं आ रहा भाई, रणजी हो गया, और कौन सा रेस्ट इंडिया के बीच में जो कौन सा होता है, ठीक है, जो भी होते हैं बेसिकली, हाँ। एक तो इसकी लिस्ट बना लेना, फिर एक उसमें सब लिस्ट बना लेना, ऊपर मतलब अपने पन्ने में डालना स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या लिखोगे कि क्रिकेट लिखना, उस स्पोर्ट्स के बाद तुम उसमें क्रिकेट लिखना है। क्रिकेट के अंदर जो जो ट्रॉफी इंपॉर्टेंट होती हैं, अजलन शाह कप जो भी होते हैं, मुझे नहीं पता किस गेम से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिकेट तुमने डाला, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं उन सबके वहीं पे नाम लिख लेना, ठीक है? लिख लोगे क्रिकेट, बैडमिंटन, कुछ मतलब लिख लेना, इकट्ठा सारा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करो। तुमने एक पन्ने में लिख लिया या डिजिटल नोट्स में कहीं पे लिख लिया स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में तुमने ट्रॉफी डाल ली, तो क्रिकेट की ले ली, हॉकी की ले ली, ठीक है? इस तरीके से एक दो जो तुम्हें याद हो दिमाग में कि हाँ ये वाले पूछे जाते हैं, उनकी जो जो ट्रॉफी है वहीं वहीं पे लिख लो। ये प्रक्रिया कठिन है, मेहनत लगेगा, लेकिन आपको सच में फायदा मिलेगा इससे, वो कर लोगे। उसके बाद ये देखो पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, ये आप कर लोगे। अब देखो, जब आप ये करोगे ना, तो आप इसमें से ये सीख पाओगे कि ये लोग पूछते क्या क्या है। ये लोग बुक्स पूछते हैं, ये लोग कौन सी सबमिट कहाँ पे हुई वो पूछते हैं, ये लोग पूछते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया गया, जैसे पावर्टी रिडक्शन डे, फाइट अगेंस्ट पावर्टी कब मनाया गया, गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया गया, और साथ में उसकी थीम भी पूछते हैं। इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं हो पाती हैं, लेकिन जब आप करंट अफेयर रीड कर रहे होगे तो वहाँ पर जब आपको डे दिखाई पड़ेगा, तो डे डे के साथ आप जो है थीम भी लिख लेना अपने उसमें, कहीं पे करंट अफेयर के जो जहाँ पर भी आप नोट्स बनाते हो तो वो लिख लेना, वहीं पे ये चीज़ कवर हो जाएगी। फिर देखो इकोनॉमी में ये क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हो। पहला, क्वेश्चन नहीं आता तो मत करो, रिस्क को मिनिमाइज करना। दूसरा, मान लेते हैं कि तुमको लग रहा कि यार मैंने काफ़ी कर लिए हैं और मेरे ज़्यादा गलत नहीं है, तब आप थोड़ा सा ले सकते हो, लाइक 3-4 आप मार्क कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे, तो बर्मा कर दोगे आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से। तो हम लोग अब देखो, ये वेटलैंड प्रीलिम्स में आया, प्रीलिम्स में जूनियर असिस्टेंट का जब पेपर हुआ तो इन्होंने ये पूछा, लेकिन जब सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का पेपर हुआ तो इन्होंने इसी के ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको लगेगा यार ऐसे कैसे पूछे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एनवायरनमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? इसलिए पूछ लिया, सिंपल चीज़। तो अब हम लोग जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके करते हुए 30 पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बेसिकली इसी टाइप के हैं। जैसे कि साइंस पूछेगा, डिसीज पूछ सकता है, हर एक सब्जेक्ट से हीरो टॉपिक्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ। जैसे पॉलिटी की बात करोगे तो पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, लैंग्वेज वाला वो हो गया,
अमेंडमेंट्स हो गए, डीपीएसपी हो गया, एफआर हो गया, ये हीरो टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के। वहाँ से वो पूछ लेता है आपसे। तो एक बार जब आप प्रोसेस से पढ़ लोगे तो आपको सच में हेल्प मिल जाएगी इस मैटर में कि आइडेंटिफाई करने में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। डिसीज पूछा जाता है, क्रॉप की डिसीज। जब आप इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला पेपर दोगे ना, मैं गारंटीज दे रहा हूँ एक क्वेश्चन पक्का आएगा क्रॉप डिसीज से। समझ रहे हैं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारा करंट अफेयर है, ठीक है। तो 30 तक हम लोग पहुंच गए मान लेते हैं। अब अगला देखो रीजनिंग। अब देखो जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, प्रॉपर ही पेपर देते हैं, हर आदमी को कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है और कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होता है। जैसे एसएससी वाले मेरे भाई लोग हैं, वो यहाँ पे फोड़ देंगे आराम से, लेकिन मेंस में उनको थोड़ी दिक्कत होती है। मैं यहाँ थोड़ी दिक्कत से फोड़ कर पाता हूँ जो भी है, मतलब जरूरी नहीं होता कि मैं सारे कर लेता हूँ, नहीं कर पाता हूँ सारे, लेकिन मैं जब यहाँ नहीं कर पाता हूँ तो मैं अगले स्टेज में कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं एडवांटेज जुड़ा है, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज जुड़ा हुआ है। जिसके साथ डिसएडवांटेज जुड़ा हुआ है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ये रीजनिंग है, इसकी ये जो रीजनिंग है बिल्कुल बेसिक लेवल की, क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट का पेपर है। इसकी रीजनिंग आप जो है सीजीएल वाली रीजनिंग में ही प्रिपेयर कर लेना। उसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 तरीके हैं इस रीजनिंग प्रिपेयर करने के। पहला, आप जो है सब्जेक्ट जो भी टॉपिक्स होते हैं उन सबके एक एक वीडियो देख लो, लेकिन उसमें बड़ी मशक्कत होगी। दूसरा, कर सकते हो तो वो कर लो, लेकिन उसमें मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा ज़्यादा। दूसरा तरीका ये हुआ कि जो पेपर बच्चे डाल देते हैं ना, सर लोग डाल देते हैं 40-40 पेपरों का पीडीएफ डाल देते हैं, आप उन्हीं पेपरों को सॉल्व कर लो, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस की टाइप है या फिर क्वालिटी है वो बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल है, बिल्कुल आप देख के कर लोगे उस तरीके की क्वेश्चंस रीजनिंग में। हाँ, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखो, लगे हाथ, कि हर एक सब्जेक्ट में क्या करते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो, पेपर सेट करता है ना कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं कभी सेट करूंगा या फिर कोई व्यक्ति सेट कर रहा है, तो एक माइंड सेट होता है सेट करने का। माइंड सेट ये होता है कि अगर 20 क्वेश्चन सेट करने हैं तो वो इस तरीके से सेट करता है कि वो बच्चा जिसको ज़्यादा कुछ नहीं आता वो भी जो है 13 से 15 नंबर स्कोर कर ले, जिसको ज़्यादा कुछ आता है वो 17 स्कोर कर पाए, और जिसको बहुत ज़्यादा आता है और जल्दी कर लेता है वही 20 कर पाए। इस तरीके, इस माइंड सेट से जो पेपर बनाया जाता है। तो बेसिकली ये रीजनिंग आप वहाँ से प्रिपेयर करोगे। अलग से अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पेपर ही डाउनलोड कर लेना सारे, उसमें 1 से 100 तक जो रहता है वही जो है वहीं से प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ये इसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ कि कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, और पक्का हेल्पफुल रहेगा। ये सारे जो है कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट वहीं से लिए गए, है ना। अब इसमें देखना, इसमें 1-2 क्वेश्चन फंसाऊ वाले होते हैं जो थोड़े से आपसे ज़्यादा मेहनत करवाते हैं क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को अगर आप जल्दी से कर पाते हो, सीजीएल वाले बंदे हो, कर लेते हो तो कर लेना। लेकिन अगर आप सीजीएल वाले बंदे नहीं हो, नॉर्मल पर्सन हो, ज़्यादा मतलब नहीं आता है, मतलब नॉर्मल टाइप का हो, तो आप उन क्वेश्चन को नहीं करना उस समय, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की वैल्यू एक ही नंबर है। फंस जाओगे तो टाइम लग जाएगा। अब जैसे मैं ऐसा क्यों बताया, क्योंकि मैंने किसी तरीके से टाइम निकाल के ये वाला कर लिया था। अब मुझे नहीं पता आंसर क्या है इसका, मैंने ये वाला सॉल्व किया था, इसमें 47 नंबर, ठीक है। लेकिन 47 नंबर ऐसा क्वेश्चन है कि आपका ज़्यादा टाइम खा लेगा, तो जब टाइम बचाना है पहले, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, माइंड सेट में क्या इंपॉर्टेंट है कि हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में 2 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम वो इस तरीके का रखता है पेपर सेटर, कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम खर्च कर दो वहाँ पे, पैनिक कर जाओ और आपका पेपर गड़बड़ हो जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से बचना है वहाँ पे, ठीक है। पहला काम हम लोग इसको जो है कर लिए। अब अगला क्या आएगा, ये मैथ चल रही है, मैं लग रहा मैथ चल रही क्या, 47 शायद मैथ चल रही है, मैथ पता नहीं क्या चल रहा है इसमें, लेकिन रीजनिंग के बाद मैथ आएगा, ठीक है। और इसकी मैथ जो है वो भी सीजीएल टाइप वाली। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल, जब आप पेपर उठा के देखोगे, एजीक्यूटी के पहले वाले पेपर या बाद वाले, जो भी आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको कि एजीक्यूटी के पहले वाले कर रहे हैं कि बाद वाले कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे रहते हैं इस तरीके का। इसमें क्या होता है, आपको बस थोड़े से ट्रिक्स लर्न करने पड़ते हैं कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करें। और भगवान की दया से जूनियर असिस्टेंट में बहुत हार्ड नहीं देते हैं ये लोग, डुएबल देते हैं, मतलब बेसिकली। तो हम लोगों ने मैथ कर लिया। अब आते हैं जनरल हिंदी में। देखो एक पर्सन ने पूछा था हिंदी हम स्किप कर सकते हैं क्या, तो पहली चीज़ मैंने बताई कि स्किप कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कम से कम कुछ पढ़ लेना है, मतलब, है ना। जैसे विलोम शब्द का टॉपिक है तो विलोम शब्द खोल करके कोई वीडियो ही देख लिया, कुछ कर लिया। लेकिन मान लेते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड आप एग्ज़ाम दे के 15 दिन के पास आ गए। जब 15 दिन के पास आ गए तो तब आप ना भी पढ़ो वहाँ से तो भी कोई बात नहीं। आप जो है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पूछा ही नहीं है, हिंदी 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे,
और फॉर्मेट आई थिंक ये यही रहेगा। हालांकि उन्होंने दिया है कि नहीं दिया मुझे याद नहीं है। तो मुझे लगता है आप हिंदी इसकी कर लोगे, मतलब बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। अब इंग्लिश की बात आई, देखो हम में से क्या होता है, जैसे मैंने जो इंग्लिश पढ़ी हुई है वो बचपन वाली पढ़ी हुई है, उसके बाद मैंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी। काम चल जाता है मेरा, लेकिन ये बुरी चीज़ है। काम चल जाने से क्या होता है, जब एन पेपर होगा, इंपॉर्टेंट वाला कोई पेपर होगा, वहाँ आपका नुकसान हो जाएगा। एग्जाम्पल, ईपीएफओ में मेरा नुकसान हो गया कि मैं कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाया, इम्प्यून का मतलब जो भी था मैं करेक्ट वाला ढूंढ नहीं पाया, या फिर मैंने जानबूझ के मार्क नहीं किया, मैं तुक्के मारना नहीं चाह रहा था तो मैंने मार्क नहीं किया, ऐसे करके एक और भी जो भी था। तो ये गलती आप लोग नहीं करिएगा। इंग्लिश डुएबल है, आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन आप सीजीएल की जो इंग्लिश है उसका अलग से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या फिर कहीं से खरीद लेना, वाईसीटी की बुक जाके खरीद लेना। और सुनो, कुछ पैसे खर्च कर लो इन सब चीज़ों में। वाईसीटी की इंग्लिश की खरीद लो जाके इससे, कि सॉल्ट पेपर की खरीद लो सीजीएल की, और रीजनिंग के भी चाहो तो खरीद लो। मतलब कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सच में ये आपका रिटर्न जनरेट कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश छोड़ के मत जाओ कि मतलब मुझे आती मैं कर लूँगा, इस तरीके वाली जो एटीट्यूड बिल्कुल ख़राब एटीट्यूड है, और अच्छे एग्जाम्स में नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला काम इसमें करना कि आप जो है इंग्लिश वहाँ से लर्न करना, कम से कम जो है, जब आप मिनिमम सॉल्व करेंगे तो 25 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए इसका, क्योंकि इसका लाभ आपको मेंस में भी मिलने वाला है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अग्रेसिव रहना पड़ेगा इसमें। अब आप यहाँ पर किसी तरीके से इंग्लिश कर लोगे, ठीक है, यहाँ गलती नहीं करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ गलती की जो गुंजाइश है, जो जो टॉलरेट कर सकते हैं वो करंट अफेयर में कर सकते हैं, इंग्लिश में अगर पढ़ के जाओगे तो कम गलतियां करोगे, ठीक है। अब आते कंप्यूटर पे। देखो कंप्यूटर में क्या है कि कंप्यूटर में ये लोग आसान आसान सी चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, तो बहुत मतलब हार्ड चीज़ें नहीं पूछने की कोशिश करते हैं कि आप मुझे बताओ एसएसडी क्या होता है, इस तरीके का। ये ईपीएफओ में आया था एसएसडी वाला। इसमें मतलब नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं, आप देख करके कर लोगे, लेकिन चूंकि आप देख करके कर ले रहे हो, लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं, क्योंकि अभी आपको सुपरिटेंडेंट भी तो देना है, और उसमें इससे थोड़ी सी बेटर पूछेगा, और असिस्टेंट सेक्रेटरी देंगे तो उसमें भी इससे भी बेटर बेटर पूछेगा। इन्होंने ग्रेड सेट किया हुआ है, जब आप नोटिस करके देखना कि ये वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, सुपरिटेंडेंट वाला थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और असिस्टेंट वाले में, असिस्टेंट सेक्रेटरी वाले में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप क्या करिए, अगर आपके पास टाइम है, बेसिकली मैं तो चाहता हूँ कि आप बुक से ही एक बार कर लीजिए, पतली सी कोई खरीद लाइए बुक, जिसमें आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाए, और जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से नोट बना लीजिए, ठीक है, जो पूछे जाते हैं। जैसे ओएसआई लेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइल के जो एक्सटेंशन होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि कौन सा इनमें से वीडियो फाइल नहीं है, कौन सा इसमें ऑडियो फाइल नहीं है, इस तरीके के। अब देखो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं बिल्कुल करंट के रेलेवेंट पूछे गए हैं, ठीक है, कि जैसे गूगल ड्राइव क्या करती है, मीट, टीम, जूम, एक्सेस, ये सब क्या है, ये करंट रेलेवेंट क्वेश्चन है। अब देखो इनको करोगे कैसे, पहला तरीका, कोई पतली सी बुक खरीद लेना, वहां से कर लेना, या कोई पीडीएफ देख लेना, तमाम सारी पड़ी रहते हैं भाई लोगों की दया से, चीज़ें पड़ी रहती हैं, वहां से ढूंढ लेना। अगर आप नहीं भी मिल पा रहा है तो कोई बुक खरीद लेना, कुछ पैसे इसमें खर्च कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ये करोगे कि कुछ किन-किन एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, मतलब, है ना? मैं वाईसीटी वाली बुक क्यों बोल रहा था, क्योंकि वाईसीटी वाली बुक मैं खुद ही जो उसको जो है कभी-कभी देख लेता हूँ दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो मैं देखता हूँ कि वो लोगों ने बहुत ही अच्छे-अच्छे कंपाइलेशन प्रस्तुत किए हैं, सारी चीज़ें हिस्टोरिकल कंपाइलेशन भी रखे हुए हैं। तो एक बार अगर कर लोगे तो आपका भला हो जाएगा। हुँ? बाकी क्या करोगे, इसको रीड करने के बाद, जैसे हम लोगों में क्या होता है, अभी इससे पहले मैं यूपी ट्रिपल एससी की पेपर दे रहा था, मेरा कल जो है टाइपिंग भी लगा हुआ है, पता नहीं मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन उन पेपरों में 20 क्वेश्चन आते हैं करंट कंप्यूटर के, तो और उन्होंने कई सारे पेपर कंडक्ट करवा के रखे हैं, तो तुम वहां से कहीं से जो है जुगाड़ लो कि वो हमको यूपी ट्रिपल एससी वाले पेपर जो में जो कंप्यूटर आया है वो हम प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, वो कर लेना। तो आपको जो है आपको मदद मिल जाएगी, क्योंकि हर पेपर में कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनमें भी अच्छे क्वेश्चन है। उसमें मैं एक गलती करके आ गया था टोकनाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था जो कि मैं आसानी से कर लेता, लेकिन मैंने पता नहीं क्या दिमाग लगाया, जो पूछा हुआ था वो आंसर नहीं किया, दूसरा आंसर कर दिया। खैर कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप जो है इसको कर लोगे। अब आते हैं ये वाला सेक्शन, इसमें 10 क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको जो है शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें पूछेगा। अब इसके जो टॉपिक्स हैं, अब आप एक बार देखोगे तो आपको लगेगा यार ये कैसे टॉपिक हैं अजीब से, लेकिन हकीकत ये है कि ये वाला जो पोर्शन है पूरा शिक्षा से रिलेटेड है। अब शिक्षा से रिलेटेड में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कुछ मैं बता दे रहा हूँ, कुछ एआई की हेल्प ले लेना, कुछ अपना दिमाग लगा लेना। जैसे कि देखो शिक्षा से रिलेटेड आपसे क्या क्या पूछ सकता है,
एक फेमस यूनेस्को की रिपोर्ट है शिक्षा के ऊपर, वो पूछी जा सकती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूछा जा सकता है, सर्व शिक्षा अभियान पूछा जाता है, समग्र शिक्षा अभियान पूछा जा सकता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? इन्होंने जो है इसमें पॉक्सो एक्ट के बारे में पूछा हुआ है। खैर वो भी अब इन्होंने पूछा है तो फिर पूछा जा सकता है। उसके अलावा संविधान में बच्चों से संबंधित जो भी नियम है, जैसे डीपीएसपी में क्या है, फंडामेंटल राइट्स में क्या है, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे इसमें एक जो है कहीं कहीं आप लिख लेना। इसके अलावा एक और टॉपिक, हिडन टॉपिक है, जो ध्यान नहीं रहता लोगों को, वो ये है कि अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा संबंधित आयोग बनाए गए थे, वो कौन कौन से आयोग बनाए गए थे, उनकी भी एक छोटी सी लिस्ट बना लेना। इस तरीके से आप, और देखो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कवर कर लेना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कवर कर लेना। इसमें ये वाला जो लिखा हुआ है 2022 का लिखा हुआ है, लेकिन तुम पुराना भी देख लेना कि कब आया था, आपको सन बस याद रखना है उसमें। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो है कोशिश करना, ये वाला टॉपिक कर लेना। ठीक है, तो इसमें अगर आपके एक दो गलत हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इन्होंने क्या पूछा है, इन विच ईयर डिड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ मर्ज विद द दिल्ली बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। अब देखो ये क्वेश्चन मैं कर नहीं पाया, मैं छोड़ के आ गया था इसको। तो जब आपके पास समय रहेगा, आप तैयारी कर सकते हो, तो बार बार जो क्या करोगे, इन पेपरों पे बार बार जाके देखना कि क्या सवाल पूछा है, और सोचना कि क्या पूछ सकता है। इस तरीके से आप ये टॉपिक कवर करोगे तो ये वाले हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैंने कितने समय में सारी चीज़ें बताई। अब देखो पॉक्सो एक्ट के बारे में पूछा हुआ है। पॉक्सो क्यों क्यों पूछा हुआ है? बच्चों से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इस वजह से पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, चलो। देन NHERC, ये बॉडी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बनाई गई है। ठीक है, तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डेफिनेटली कवर कर लेना। ओके, उसके बाद ये क्या है, वाई। और देखो एक इसमें एक और चीज़ है जो इन्होंने नहीं पूछी हुई है, और मुझे लग रहा है कि दे कैन आस्क एक्चुअली। वो क्या है, वो ये है कि जब जब आप बीएड कभी करेंगे ना, तो बीएड में क्या है, कुछ थिंकर्स के नाम है, जैसे स्किनर हो गया, और वो कौन सा, जीन प्याजे एक व्यक्ति का नाम है, वो हो गया। ऐसे करके दो चार और थिंकर हैं, उनकी कुछ कुछ थ्योरी थ्योरी लिखी हुई है, जैसे ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी थ्योरी क्या है, जीन प्याजे की थ्योरी क्या है, और पेडागॉगी क्या होती है। पेडागॉगी वाला आंसर आपको एनईपी मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने पूछ दिया कि जीन कोलबर्ग एक थिंकर है, उसके हिसाब से बताइए मुझे कि क्या उसने तीन तीन अवस्थाएं कौन सी बताई हैं, इस तरीके से वो वाला हिस्सा थोड़ा सा कर लेना, अगर आप कर पाना तो। बाकी नहीं कर पाना तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि वो छूट जा रहा है, लोग ध्यान नहीं देंगे उस विषय पे। ठीक है, इस तरीके से आप ये 100 क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, 32 मिनट हो गए। देखने में लगेगा कि 32 मिनट में आंसर मैंने कर दिया, लेकिन आप मानेंगे नहीं कि मैं पिछले 1.5-2 घंटे से सोच रहा था कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि क्या क्या करना है। तो हम लोगों ने एक बार, अब मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ये वाला हिस्सा जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, शिक्षा से संबंधित रहेगा। उस शिक्षा से संबंधित अंग्रेजों ने कौन से आयोग बनाए, वो हमारे पास जो स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन हैं वो, और उसके बाद देखो जो बच्चों से संबंधित प्रावधान है संविधान में, वो हो गए। और जो मैंने वो चीज़ बताई बीएड वाली, कि मतलब कौन कौन से थिंकर ने कौन कौन सी थ्योरी दी है, स्किनर ने क्या दिया, कोलबर्ग ने क्या दिया, जीन पियाजे ने क्या दिया। इस तरीके से एक दो और हैं। तो और एक बहुत ही फेमस थिंकर है, क्या नाम है यार उसका, हम्म, क्या नाम है यार उनका, जिन्होंने बोला है लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवी। जॉन डीवी के आइडियाज़ क्या हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब। तो ये इस तरीके से करोगे तो ये वाला हिस्सा आपका जो है कंक्लूड हो जाएगा कि हाँ अपन ने जो करना चाहिए था वो कर लिया है, बाकी भगवान जाने क्या पूछेंगे। अब देखो आगे बढ़ो। कंप्यूटर में क्या करना है, कोई एक बुक खरीद के ले आना, अगर नहीं है बुक तो खरीद लेना, काम आएगी आपके। या कोई पीडीएफ देख लेना कहीं से, और एक बार उसको रीड कर लेना एंड टू एंड, जैसे कि IPv4 क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी कंप्यूटर में। कंप्यूटर आपको दिख रहा आसान, लेकिन अगर कंप्यूटर में मान लीजिए आप 3-4 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो आप पीछे हो जाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन आसान आसान पूछे हैं, कठिन नहीं पूछे हुए हैं। फुल फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। अब देखो इसमें क्या एक चीज़ नहीं पूछी गई जो अगली बार पूछी जा सकती है, वो क्या है बताओ? वो ये पोर्ट नंबर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पोर्ट नंबर में 2 कैटेगरी होती है, एक होती है सिक्योर पोर्ट होते हैं, एक होते हैं अनसिक्योर्ड पोर्ट। तो इस तरीके से ये वाला हिस्सा भी आप जो है यहाँ से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब आप जो है कंप्यूटर के लिए कवर कर लेना। देखो कंप्यूटर 20 नंबर का आता है। अब देखो बात रही इंग्लिश की, आप लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे होते हो, लेकिन जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो स्पेसिफिकली इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि वो लोग किसी तरीके से मैनेज कर पाते हैं, आगे कर लेते हैं अपने एग्जाम्स में। बट हकीकत ये है कि हमें थोड़ा सा मेहनत कर लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े एग्जाम जब कभी आ जाते हैं ना, जैसे EPFO जैसा एग्जाम, और हम मेरे से गलती हो गई तो मतलब ऐसी गलती नहीं करिएगा आप, है ना। बड़े एग्जाम्स में ऐसी गलती होती है तो होना पाप है।
तो उससे बचने के लिए क्या करोगे, जो भी सीजीएल में इन्होंने पेपर पूछे हुए हैं उनको सॉल्व कर डालोगे। पहला काम, कम से कम 10-15 माह से सॉल्व कर लो पेपर, ये कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इनकी जो बुक्स आती है, या फिर मैं जो तुम्हें बुक बता दे रहा हूँ वो देख लेना एक बार, कहीं मिल जाए तो। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स करके एक बुक आती है, उसमें वो लोग जो है एरर्स ही फाइंड करना सिखाते हैं कि सेंटेंसेस में किस टाइप के एरर्स होते हैं, और वो बहुत ही अच्छी किताब है बेसिकली। अगर आप लेना चाहो तो देख सकते हो। कुछ पैसा इन सब चीज़ों में बर्बाद करना एक अच्छी बात होती है। तो ये हो गया, हम लोगों ने इंग्लिश का कर लिया। इंग्लिश का करने के बाद देखो हिंदी में 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है। लेकिन चूंकि हमें सिर्फ यही एग्जाम थोड़ी देना है, दूसरे भी एग्जाम देने हैं, इसलिए क्या कर रहा हूँ कि इंग्लिश वाली सॉरी हिंदी वाली किताब खरीद के ले आना। हिंदी की किताब भी होनी चाहिए आपके पास, और जो थोड़ा बड़ा जो है इसको कर लेना है। मोटी किताब होती, पूरी कर नहीं पाओगे, मैं गारंटी से बता दे रहा हूँ। बट क्योंकि आप लोगों ने तो जूनियर असिस्टेंट कभी दिया नहीं होगा शायद से, अगर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने दिया है तो उसमें बहुत ही तगड़ी हिंदी पूछते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो हिंदी पढ़ना मजबूरी है, ज़रूरत है, करना पड़ेगा। बट इस पेपर में 5 ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप बिना पढ़े भी आपका काम चल सकता है। बट मैं चाहूँगा कि आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, यही कहना चाहूँगा मैं इसमें। अब देखो अगला ये आया मैथ। मैथ आप कहाँ से करेंगे, सीजीएल वाली में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं को सॉल्व कर लो। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका स्ट्रांग नहीं है। बाकी जो भाई लोगों के स्ट्रांग है उनके तो फिर कहने ही क्या, उनको तो आराम से जो है कम से कम 80 करके आने हैं आप लोगों को। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, करंट अफेयर में वो लोग घुस जाते हैं या जीएस में घुस जाते हैं। तो सबका वीक पॉइंट है और स्ट्रांग पॉइंट है। तो जिनका वीक पॉइंट है ये मैथ, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो सीजीएल वाले, और सॉल्यूशंस आपको पता ही चल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये वहाँ से हो जाएगा। रीजनिंग भी वहीं से कर लो, रीजनिंग भी। और इस विषय का भी ध्यान रखना हमेशा कि इन पेपरों में जैसे रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस तरीके के होंगे जो आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं, मतलब आपका टाइम खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। उनको उस समय मत करना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं बाद में भी एक बार जो है रिमाइंड करा दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग और आते हैं, अब देखो जब हम लोग ये पार कर लेंगे तो ये वहाँ पे आ जाएंगे, 30 नंबर पे आ जाएंगे। तो 30 नंबर की कैटेगरी के कौन से क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। जनरल साइंस में बाकी सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस में कवर करिए। प्रोसेस कैसे कवर करोगे कि करंट अफेयर एक हिस्सा कवर करो, करंट अफेयर के साथ साथ एक पैरेलल में सब्जेक्ट पकड़ के पढ़ो उसको, चाहे वो ज्योग्राफी पढ़ो। अगर ज्योग्राफी पकड़ लिए तो ज्योग्राफी पढ़ डालो। अब आपको सोचना है कि चीज़ें पढ़नी कहाँ से हैं, ठीक है। वो वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। ना सॉल्व कर पाना तो मुझे बताना, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। तो इस तरीके से आप जूनियर असिस्टेंट के पेपर को कर सकते हो, और 100 में से आप जो है 75 जो है क्वेश्चन कर सकते हो। ईडीसीआईएल वाला जो पेपर होता है, जिसको मैं बार-बार इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि इन सब पेपरों की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट का पेपर हुआ तो उसकी कट ऑफ 80% गई थी। ईडीसीआईएल का जो पेपर हुआ, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, उसकी कट ऑफ जो है 82 या फिर 80 के आसपास, इससे कम नहीं गई होगी। समझ रहे हैं आप, इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों चली जाती है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, तो लोग स्कोर कर लेते हैं ज़्यादा। उसी जगह आप गलती क्यों कर दे रहे हो, क्योंकि आप करंट अफेयर्स को छोड़ दे रहे हो और जीएस को जो है सही तरीके से कर नहीं रहे हो। वो गलती नहीं करना है। बुक से ही एक बार कर लो, मेहनत लगेगी थोड़ी। जब समय पास आ जाना एग्जाम के, तब बुक को रख देना, तब कोई दूसरी पीडीएफ उठा लेना या एमसीक्यू उठा लेना, जैसे घटना चक्र वगैरह उठा लेना। पर पहले से ही घटना चक्र उठा के करोगे ना, तो तुम फिर ये रहेगा कि हम बुक की इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि नहीं की है, और फिर मुश्किल हो जाएगी तुम्हें लर्न करने में। बाकी आपको जैसा सही लगे वैसा करना भाई, ठीक है। ये मैंने बताना था कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर किस तरीके से आप कर सकते हो ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको, तो वो मैंने बता दिया। एंड जिसको भी इससे मदद मिले तो बहुत अच्छी बात है। मेरा प्रयास तो यही है कि आपको जो है हेल्प हो सके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और काम करिए, अच्छे से काम करिए, ठीक है। और मुझे भी आगे कुछ काम करना है, तो अपन भी कुछ शुरू करते हैं। मेरे अभी पेपर आने वाले हैं, उन्हें देना है। और जैसे कुछ दिनों तक अगर मैं वीडियो ना डालूँ तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। आपकी चीज़ें मुझे पता है, और मैं सारी, अगर मैंने कहा है कि मैं आपको जो हेल्प करूँगा तो मैं हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, चैनल मैंने बनाया ही इसीलिए कि कोई जो है पुड़िया-उड़िया नहीं बेचनी है यहाँ पे। सब कुछ फ्री रहेगा, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ऊपर से मैं अपना पैसा खर्च करूँगा इसमें मैं, समझे ना? क्योंकि ये सब चीज़ मैं हमेशा से करना चाहता था। जब मेरी लास्ट जो जॉब लगी थी ना, जिस दिन मेरी जॉब में ज्वाइन करने गया था, उसी दिन मैं एक नाम का जो है कॉपीराइट फाइल करने वाला था। और कॉपीराइट में करीब 5,000 से 10,000 रुपये लगता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडमार्क से रिलेटेड, जो भी आईपीआर से रिलेटेड जो चीज़ होती है। बट चूंकि मैं उसको छोड़ के आ गया था, इसलिए फिर मैंने उसको फाइल नहीं किया। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बहुत यूट्यूबिंग करनी है। एक्चुअली मैं हमेशा से जो है इस तरीके का कुछ करना चाहता था कि हेल्प कर सकूँ मैं, और बस यही करना चाहता था।
तो होपफुली माई पर्पज इज वेरी प्योर एंड आई एम गोइंग टू रियली डू इट। हाँ, चलो फिर करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, और काम करो, टास्क लिखो, टास्क कंप्लीट करो, और यहाँ पर आकर के जरूरी नहीं है यहाँ पर करो, कोई जरूरी नहीं। मैं तो चाहूँगा अगर आप यूट्यूब से अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा बिल्कुल मत करो, कहीं पर भी आप अपनी डायरी में लिखो, अपने टेलीग्राम पे लिखो, कहीं पर भी लिखो कि मैंने ये टास्क लिया, उसको परफॉर्म किया और मैं इतना कर पाया। ये अकाउंटेबिलिटी अगर आप बिल्ड करोगे आपको बहुत मदद मिलेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो फिर मैं पूछूंगा कि भाई क्या हुआ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इसको रखते हैं, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।